नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आइए शुरू करते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एर्नाकुलम में उत्साह महिला कांग्रेस के राज्य सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सत्ता में महिलाओं की कमी पर ध्यान दिलाया। राहुल ने कहा कि आज हमारे पास महिला मुख्यमंत्रियों की कमी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए एक अच्छा लक्ष्य होगा अगर आज से अगले 10 वर्षों में हमारे पास 50% मुख्यमंत्री महिलाएं हों। हमारे पास बहुत कम महिला मुख्यमंत्री हैं, पर मुझे पता है कि कांग्रेस पार्टी में कई महिलाएं हैं जो एक अच्छी मुख्यमंत्री बन सकती हैं। सपा प्रमुख व यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने योगी सरकार के अनुपूरक बजट पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने विधानसभा में कहा कि जब सरकार 65% पैसा खर्च नहीं कर पा रही है तो इस अनुपूरक बजट की क्या जरूरत है। आरोप लगाया कि सरकार कहती है कि वे राज्य की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की बनाएगी, लेकिन जब पैसा ही खर्च नहीं होगा तो ये कैसे संभव है। सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार डींग मारने वाली है। तेलंगाना में चुनाव होने के साथ ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं और एग्जिट पोल्स भी आ गए हैं। अब इन एग्जिट पोल्स के नतीजों पर कांग्रेस सांसद और दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी का कहना है कि वो इन एग्जिट पोल्स के नतीजों पर विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने खुद पर भरोसा है और कांग्रेस सभी राज्यों में सरकार बना रही है। उन्होंने कहा कि 4 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मिजोरम में हमारे बिना कोई सरकार नहीं बनती। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद व पूर्व विधायक आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से कोई भी राहत नहीं मिली है। आजम खान ने यूपी सरकार के खिलाफ रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी को मिली जमीन की लीज रद्द करने के मामले में सर्वोच्च अदालत का रुख किया था, जहां से उनको यूपी हाई कोर्ट जाने को कहा गया था। कोर्ट ने कहा कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए, जहां चीफ जस्टिस आपके मामले को एक बेंच बनाकर सुनेंगे। फिरोजाबाद को अब चंद्रनगर के नाम से जाना जाएगा। फिरोजाबाद नगर निगम में इस प्रस्ताव को पारित किया गया है। चूड़ियों के लिए मशहूर फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर करने का प्रस्ताव एक दिन पहले ही नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में पारित किया गया। 2 साल पहले जिला पंचायत की बैठक में भी ये प्रस्ताव पारित हो चुका है। नगर निगम से पारित इस प्रस्ताव को अब अंतिम स्वीकृति के लिए यूपी सरकार को भेजा गया है, जहां इसे अंतिम मंजूरी मिल जाएगी। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने अमित शाह के ममता बनर्जी को चुनौती देने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ममता बनर्जी को हराना भाजपा के बस की बात नहीं है, क्योंकि मुसलमान ममता के साथ हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में पहले भी ममता भाजपा को हरा चुकी हैं। वहीं नागरिकता संशोधित अधिनियम यानी कि CAA लागू करने की चुनौती पर भी तंज कसते हुए सपा सांसद ने कहा कि CAA लागू करना आसान काम नहीं है। पूरा विपक्ष इसके खिलाफ है। विपक्ष नहीं चाहता है कि CAA लागू हो। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगने वाला है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में घरेलू बिजली 15 से 30% तक महंगी हो सकती है। प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों की ओर से विद्युत नियामक आयोग में वार्षिक राजस्व आवश्यकता प्रस्ताव दाखिल कर दिया गया है। इसमें 11 से 12 हजार करोड़ का गैप बताया गया है। अगर आयोग ने प्रस्ताव को स्वीकार किया तो 15 से 30% तक बिजली महंगी हो सकती है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद अब एग्जिट पोल्स ने सभी राजनीतिक दलों की धुकधुकी को बढ़ा दिया है। साथ ही एग्जिट पोल्स को लेकर नेताओं में भी बेचैनी नजर आ रही है और इसे देखते हुए अब एग्जिट पोल्स भी शुरू हो गए हैं। इस बीच कांग्रेस नेता व कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिव कुमार का कहना है कि अगर पार्टी हाई कमांड आदेश देता है तो वो 5 राज्यों के विधायकों को संभालने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकवादी मार गिराया। वो आतंकवाद की कई घटनाओं में शामिल था। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि दक्षिण कश्मीर जिले के अरिहाल गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने पर अभियान चलाया गया था। गुरुवार 30 अप्रैल को सुरक्षा बलों ने घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरू किया था। इसके बाद आज सफलता मिली है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 15 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल पहुंचा है। इसके बाद इन स्कूलों के छात्रों और अध्यापकों में डर बैठ गया है। इन स्कूलों में से एक कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार के आवास के सामने स्थित है। DK शिव कुमार ने बताया कि मैं टीवी देख रहा था, मेरे घर के सामने वाले स्कूल को भी एक धमकी भरा मेल मिला। मैं यहाँ जांच करने आया। धमकी के बाद पुलिस को तुरंत सूचित किया गया है और किसी भी संदिग्ध वस्तु की तलाश में स्कूलों की तलाशी ली गई। ओडिशा के केओंझर जिले में NH-20 पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये दुर्घटना उस वक्त हुई जब यात्रियों से भरी एक वैन ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। हादसा आज सुबह हुआ। सभी मृतक गंजम के दिंग पहाड़ी के रहने वाले थे। सूचना मिलने पर बालीजोड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जबकि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
एक नया चक्रवाती तूफान मिंचाल बंगाल की खाड़ी में एक्टिव हो गया है, जिसका असर दक्षिणी राज्यों में देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। चेन्नई में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सरकार ने भारी बारिश के चलते गुरुवार को स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए। स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख, मुजफ्फरबाद में बारिश व बर्फबारी की संभावना है। मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल में भाजपा को बढ़त दिखाए जाने के बाद अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 5वीं बार सीएम बनने को लेकर सवाल किया तो वो टाल गए। शिवराज सिंह से पूछा गया कि क्या माना जाए कि आप 5वीं बार सीएम बन रहे हैं। इस पर शिवराज सिंह बीजेपी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए निकल गए। दरअसल बीजेपी ने मध्य प्रदेश में इस बार सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया है। साथ ही भाजपा ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने रक्षा मंत्रालय पर पार्टी नेता कांग्रेस राहुल गांधी के विमान को नौसेना हवाई अड्डे पर उतारने की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया। एर्नाकुलम डीसीसी अध्यक्ष मोहम्मद शियन ने मंत्रालय पर आरोप लगाया कि पहले विमान को उतारने की अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में अनुमति वापस ले ली गई थी। कन्नूर से राहुल गांधी को ले जाने वाले विमान को कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के लिए निर्देशित किया गया। इस अधिकारी ने बताया कि नौसेना के स्टेशनों पर लैंडिंग की अनुमति रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया जाता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सिलकियारा सुरंग में 17 दिनों से फंसे 41 श्रमिकों को मंगलवार को बाहर निकाल दिया गया। प्राथमिक चिकित्सालय देखरेख के बाद मजदूरों को उनके घरों में भेज दिया गया है। यूपी के मजदूरों का ऐसा ही एक समूह आज सुबह 6 बजे लखनऊ पहुंचा। इन सभी ने मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद इन्हें यूपी के अलग अलग जिलों में स्थित इनके घरों में भेजने का प्रबंध किया जाएगा। एनसीपी अजित पवार गुर्ज के नेता प्रफुल्ल पटेल का एक बड़ा दावा किया है। पटेल ने बताया कि 2004 में प्रमोद महाजन के कारण बीजेपी और एनसीपी का गठबंधन नहीं हो पाया था। पटेल ने आगे कहा कि 2004 में बीजेपी के साथ गठबंधन होने वाला था। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी के कहने पर मेरे घर मीटिंग हुई। गोपीनाथ मुझे इससे खुश थे, लेकिन उस वक्त प्रमोद महाजन को लगा कि अगर एनसीपी के साथ गठबंधन हुआ तो मेरी अहमियत कम हो जाएगी। 5 राज्यों के एग्जिट पोल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिन आ गए हैं या आने वाले हैं। कांग्रेस की जीत मतलब इंडिया अलायंस की जीत है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने शानदार प्रचार किया है। उन्होंने कहा कि मैं एग्जिट पोल पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जीत रही है। 5 राज्यों में बीजेपी हार रही है। राजनीति में रिजॉल्व पॉलिटिक्स होता है। रिजॉल्व पॉलिटिक्स तो सबसे पहले बीजेपी ने किया था। सपा प्रमुख व यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने योगी सरकार के अनुपूरक बजट पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने विधानसभा में कहा कि जब सरकार 65% पैसा खर्च नहीं कर पा रही है तो इस अनुपूरक बजट की क्या जरूरत है। आरोप लगाया कि सरकार कहती है कि वो राज्य की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की बनाएगी, लेकिन अब पैसा ही खर्च नहीं होगा तो ये कैसे संभव है। सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार डींग मारने वाली है। देश के आईटी शहर कहे जाने वाले बेंगलुरु में एक बार फिर महिला के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। रैपिडो ऑटो ड्राइवर पर महिला के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। घटना की जानकारी महिला के दोस्त ने दी है। उसके मुताबिक कि रैपिडो ऑटो ड्राइवर ने 29 नवंबर को बेंगलुरु में ऑटो के अंदर एक महिला का यौन उत्पीड़न किया। जब महिला ने विरोध जताया तो आरोपी ड्राइवर ने उसे चलती वाहन से बाहर फेंक दिया और फरार हो गया। विश्व कप क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के बाद भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। अब राजनीतिक दल भी शमी पर डोरे डालने का प्रयास कर रहा है। पहले प्रदेश की योगी सरकार मोहम्मद शमी के गांव में क्रिकेट स्टेडियम भी बनाने की बात कह चुकी है। अब इस बीच आरएलडी ने भी शमी के गांव में खेल सुविधाएं विकसित करने की बात कही है। जानकारी के मुताबिक आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी शमी के गाँव में सांसद निधि से खेल सुविधाएं विकसित कराएंगे। पश्चिम बंगाल में 11 भाजपा विधायकों के खिलाफ इस सप्ताह की शुरुआत में विधानसभा की परिसर में धरना के दौरान राष्ट्रीय गान का अपमान करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री शोभोन देव चटर्जी ने बताया कि शिकायत तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दर्ज की गई है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि जब टीएमसी के लोग राष्ट्रगान गा रहे थे तब तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर भाजपा विधायक नारेबाजी करने के साथ घंटी बजा रहे थे। मणिपुर में अब तक की सबसे बड़ी डकैती को अंजाम दिया गया है। उखरुल जिले में डकैती के समूह ने बंदूक की नोक पर पंजाब बैंक से 18 करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट कर ली है। ये वारदात गुरुवार शाम की है। पुलिस डकैतों का पता लगाने के लिए जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर डकैती की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है, जिसमें लुटेरे हथियारों के साथ बैंक में चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी की मोदी सरकार का अंतिम सत्र है। अगले साल अप्रैल या मई में चुनाव हो सकते हैं। इधर 4 दिसंबर से शुरू हो रहे सत्र के विपक्ष व सत्ता पक्ष ने कमर कस ली है। इस बार कांग्रेस व इंडिया गठबंधन के अन्य सदस्य दल मोदी सरकार को पूरी तरह से घेरने के मूड में है। विपक्ष ने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई, जाति जनगणना जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।